आत्मवंदन मास्टर। मैं भावना वर्मा भोपाल से आज से गोल्डन लाइट इरा चैनल स्वाध्याय सीरीज प्रारंभ कर रहा है। यह स्वाध्याय सीरीज इंदौर से आयुष जी द्वारा किया जाएगा, जो कि हमारे बीच में जोनाथन लिविंगस्टन सीरीज का मतलब सीगल एक समुद्री पक्षी की कहानी के बारे में बताएंगे। आयुष जी, आपका स्वागत है। आप आइए हमारे बीच में और इस बुक के बारे में हमें जानकारी दीजिए। थैंक यू सो मच भावना जी। ये बुक की सॉफ्ट कॉपी हमने शेयर की हुई थी व्हाट्सएप पे। आप सभी के पास अगर ये व्हाट्सएप में बुक है, इसकी सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ कॉपी है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि उसे खोल लें। और बहुत अच्छा होगा कि हाथ में एक पेंसिल रखें। मैं आपको बहुत सारी ऐसी रुचिकर बातें बताऊंगा, ऐसी प्रेरणादायक बातें बताऊंगा जिसको आप मार्क करेंगे तो आपको आगे आने वाले जीवन में काफी उसका उपयोग होगा। तो किसी को कंफ्यूजन है क्या कि उसके पास ये सॉफ्ट कॉपी इस बुक की नहीं है? ग्रुप में शेयर की गई थी, सबके पास है। तो आप चाहें तो अपने मोबाइल पे खोल सकते हैं। ग्रुप में तो है, लेकिन वो नहीं, उसकी सॉफ्ट कॉपी नहीं दी हमने। सीमा जी ग्रुप में डली हुई है, मैं फिर से सेंड कर रहा हूँ। और किसी के पास नहीं हो तो रेसेंड कर दो, नंबर दे दे, मैं 2 मिनट में सेंड करता हूँ। नहीं, वो तो उसमें तो है, लेकिन हमने उसकी कॉपी नहीं निकलवाई। हार्ड कॉपी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हार्ड कॉपी नहीं, आप सॉफ्ट कॉपी ओपन कर लें। अच्छा, खैर पेंसिल तो अब इसका प्रिंट आउट बाद में निकाल लीजिएगा। पेंसिल तो आपके पास आवश्यक नहीं है आज, क्योंकि आप लोग इसका वो नहीं ले पाएंगे, प्रिंट आउट नहीं ले पाएंगे अभी। कोई बात नहीं। तो इस कहानी को हम शुरू करते हैं मास्टर्स। एक बहुत छोटी सी कहानी है, मात्र 65 पन्नों की कहानी है। और ऐसा क्या है कि इस 65 पन्नों की कहानी जो 1970-75 के बीच में लिखी गई थी, वो आज तक इतनी प्रसिद्ध है कि इसका काफी जगह उसका उपयोग होता है, उस कहानी का उल्लेख होता है। और बहुत दुनिया के महान महान गुरु, उनकी ये फेवरेट किताब रही है। आप सब ओशो का नाम जानते हैं मास्टर्स। ओशो ने द बुक्स आई हैव लव्ड करके उनका एक व्याख्यान है, जिसको किताब के माध्यम से हम सब लोग पढ़ सकते हैं। द बुक्स आई हैव लव्ड। ओशो महाशय ने अपने पूरे जीवन में लगभग 1 लाख किताबें पढ़ी थी, और उन 1 लाख किताबों में जो चुनिंदा किताबें उन्हें बहुत पसंद आई थी, उन किताबों में से ये एक 65 पन्ने की किताब है, जोनाथन लिविंगस्टन सीगल। 65 पन्ने की किताब, और वह भी एक समुद्री पक्षी के ऊपर। जोनाथन लिविंगस्टन नाम है एक सीगल का। सीगल यानी समुद्री पक्षी। एक समुद्री पक्षी का नाम जोनाथन लिविंगस्टन सीगल। तो इस कहानी में ऐसा क्या बताया हुआ है कि जो हमारे सबके जीवन में हमें प्रोत्साहन देता है, हमें मार्गदर्शन देता है, हमें आगे बढ़ने के लिए हमारा मार्गदर्शन करता है। तो हम इसको जानते हैं। जोनाथन लिविंगस्टन सीगल कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। यह उन लोगों के लिए है जो जिंदगी की आम जरूरत, रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चे, नौकरी, गाड़ी, घर, इन सब से आगे की सोच रखते हैं। ऐसे लोग जो केवल यहां तक रुक नहीं गए हैं, जिनके जीवन में कुछ पर्पस है, जो जीवन में कुछ सोचते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए कहानी है जो अपनी क्षमता को पहचानना चाहते हैं, अपनी क्षमता तक पहुंचना चाहते हैं, अपनी क्षमता को एक्सपांड करना चाहते हैं, और अपनी क्षमता के भी पार निकल जाना चाहते हैं। समुद्री पक्षी जोनाथन लिविंगस्टन सीगल
समुद्री पक्षियों के बारे में यह कहानी है। समुद्री पक्षियों का जीवन जो है वो समुद्र तट के आसपास निकल जाता है। वे समुद्र तट पे रात बिताते हैं और सुबह होते ही समुद्र के कुछ मील अंदर जाकर पानी के ऊपर छटपटाते हैं मछली पकड़ने के लिए। उनका जीवन सुबह से शाम तक एक ही पर्पस है, सुबह उठना, जब मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जाल फैलाते हैं तो कुछ मछलियां पानी के सतह पे आ जाती हैं, तो उनके ऊपर झपटना, लड़ना झगड़ना, कुछ मछलियों के लिए कुछ हजार पक्षियों का एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना, एक दूसरे के मुंह से निवाले छीनना, इन सब के ऊपर ये कहानी प्रतीकात्मक रूप से हम सभी के जीवन को चित्रित करती है। हम सभी के जीवन में मास्टर्स, हम देखते हैं आसपास ऐसे लोग हैं जिनका जीवन केवल भोजन मिल जाए, नौकरी मिल जाए, बच्चे पैदा हो जाएं, बच्चों को स्कूल भेज दें, बच्चे बड़े हो जाएं, वे अपनी नौकरी कर लें, नौकरी से रिटायर हो जाएं, रिटायरमेंट के बाद आराम से जीवन काट लें, बस यही तक सीमित दायरे में रह जाती है। और कुछ लाख लोगों में से 2, 4, 5 लोग होते हैं जो अपने जीवन को विकसित करने का प्रयास करते हैं, अपने जीवन की खोज करते हैं, कोशिश करते हैं ये समझने की मैंने ये जीवन क्यों पाया, और अपने जीवन के उद्देश्यों को ढूंढते हैं और फिर उनको प्राप्त करने का सतत प्रयास करते हैं। मैं कहानी शुरू करता हूं, मैं पढ़ता हूं और पढ़ते पढ़ते बीच बीच में आप लोग को कुछ जो मेरी समझ है उसके अनुसार बताता जाऊंगा। पूरी कहानी प्रतीकात्मक है, प्रतीक के रूप में पक्षियों को और उनके आसपास के एनवायरनमेंट को, उनकी सोसाइटी को, समाज को बताया गया है, परंतु असली अर्थ में यह हम सब की कहानी है। तो पूरा का पूरा कहानी शुरू होती है और एक समा है जिसमें सुबह सुबह हुई है और पक्षी जाग चुके हैं। नए सूरज की सुनहरी झिलमिलाहट शांत समुद्र की छोटी छोटी लहरों पर यहां से वहां फैली थी। किनारे से 1 मील दूरी पर मछुआरों की एक नाव पानी में चारा डाल रही थी। इसके साथ ही नाश्ते के लिए एकत्रित होने का संदेश तब तक हवा में फैलता रहा जब तक कि हजारों समुद्री पक्षी का झुंड खाने के टुकड़ों को झपटने और लड़ने के लिए इकट्ठा नहीं हो गया। यह एक और हलचल भरे कामकाजी दिन की शुरुआत थी। सुबह होती है, मछुआरे जाल फेंकते हैं समुद्र में, मछलियां ऊपर आती हैं, समुद्री पक्षी दूर से देख लेते हैं कि मछुआरों ने जाल फेंक दिया है और वो भीड़ लगाते हुए सब समुद्र के ऊपर, वहीं पर उस जगह पे जहां पे मछलियां ऊपर आई हैं, जाल से बचने की कोशिश कर रही है, वहां सब लड़ने झगड़ने की शुरुआत कर लेते हैं। हम सबका दिन भी ऐसे ही शुरू होता है, इंग्लिश में जिसे कहते हैं रैट रेस, चूहा दौड़। हम सब उठते हैं, हमें पता नहीं आज हम क्यों उठे हैं, फटाफट तैयार होते हैं, नाश्ता करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, रोड पे हम देखते हैं तो हमारे जैसे हजारों लोग उसी दौड़ में लगे हुए हैं। उसी तरह से जैसे छटपटाते हुए एक दूसरे के निवालों को छीनने के लिए पक्षी कोशिश करते हैं, ऐसे ही हम सब भी यही करते हैं, देखते हैं कि कैसे हम किसी और का निवाला छीन लें और वह निवाला हम तक पहुंच जाए। दूसरा व्यक्ति भी यही कोशिश करता है कि कैसे वह दूसरे का हक मार ले और बड़े से बड़ा टुकड़ा अपने लिए सेफ कर ले। लेकिन दूर अकेले नाव और समुद्र तट से परे खुद अपना साथी बना जॉनथन लिविंगस्टन सीगल अभ्यास में जुड़ा हुआ था। एक ऐसा पक्षी जो इस पूरे झुंड से अलग, उसका नाम था जॉनथन लिविंगस्टन। वह समुद्री पक्षी इस पूरे भीड़ भाड़ से अलग कहीं खड़ा हुआ था। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था।
आकाश में 100 फीट ऊंचाई तक पहुंचने के लिए उसने 100 फीट की ऊंचाई पहुंचने के बाद उसने अपने झिल्लीदार पंख नीचे किए, अपने पंखों को नीचे किया, 100 फीट ऊपर पहुंचा, अपने पंखों को नीचे किया, अपनी चोंच उठाई और अपने पंखों के सहारे एक तकलीफदेह घुमावदार मोड़ लेने के लिए जोर लगाया। इसके सब साथी मछली पकड़ने के लिए, एक दूसरे के ऊपर मार काट मचाने के लिए समुद्र में चले गए हैं। हमारा जोनाथन लिविंगस्टन को इससे कोई प्रयोजन नहीं। वह अकेला 100 फीट ऊपर जाता है, अपने पंखों को फैलाता है, चोंच को ऊपर करता है और एक घूमने का, एक सर्कल बनाने का प्रयास करता है। घुमावदार मोड़ का मतलब था कि उसे धीमी रफ्तार से उड़ना होगा। उसने अपनी रफ्तार धीमी की और हवा उसके चेहरे पर फुसफुसाहट में बदल गई और उसके नीचे सागर बिल्कुल स्थिर हो गया। उसने जबरदस्त एकाग्रता के साथ आंखें सिकोड़ी, सांस रोकी, जोर लगाकर घुमाव पर 1 इंच और बढ़ाया। थोड़ा और उसने घूमने के अपने जो टर्न ले रहा था उस टर्न को और मजबूत करने की कोशिश की। इतने में वो डगमगा गया और नीचे गिर गया। अब सीगल या समुद्री पक्षी, कोई भी पक्षी हम लेते हैं, वो कभी अपने उड़ान में डगमगाता नहीं है। हम जिन पक्षियों का आसमान में उड़ता हुआ देखते हैं, उनकी सबकी उड़ान में एक कॉन्फिडेंस होता है, एक आत्मविश्वास होता है। वे कभी डोलते नहीं अपनी यात्रा में। और एक पक्षी का अपनी यात्रा में, अपनी उड़ान में डोलना, घबराना, हिल जाना, गिर जाना, इम्बैलेंस हो जाना एक बहुत बड़ा अपमान है। लेकिन जोनाथन लिविंगस्टन सीगल कोई आम पक्षी नहीं था। बगैर शर्मिंदा हुए उसने एक बार फिर उस कांपते, थरथराते हुए घुमावदार मोड़ में अपने पंख फैलाए, रफ्तार धीमी की और फिर वह एक बार उस मोड़ को लेते हुए फिर से डगमगा गया। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोगों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी दौड़ रोटी कपड़ा और मकान की नहीं होती। उनकी दौड़ कुछ और ही होती है। वे अपने जीवन का कुछ निष्कर्ष पाना चाहते हैं। वे अपने जीवन से कुछ एक महत्वाकांक्षा रखते हैं। ये कहानी उन सब के लिए है। एक सीगल कोशिश कर रहा है ऊपर 100 फीट ऊपर जाकर नीचे उतर के एक सर्कल बनाने की। वह बार बार इम्बैलेंस हो जाता है, बार बार फेल हो जाता है, परंतु फिर से कोशिश करता है। ज्यादातर सीगल, ज्यादातर समुद्री पक्षी सबसे उड़ने की सबसे आसान तरकीबों, जैसे कि किनारे से खाने तक कैसे पहुंचे और वापस किनारे तक कैसे आए, इससे ज्यादा सीखने का कभी कोई प्रयास नहीं करते। अधिकतर समुद्री पक्षियों के लिए असली बात उड़ान नहीं होती, उस उड़ान के सहारे कैसे वो समुद्र में जाकर मछलियों को पकड़ लें, केवल यहीं तक जीवन सीमित होता है। परंतु हम, हमारे मित्र जोनाथन लिविंगस्टन के लिए और कोई कार्य इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना उड़ना था। उसने ये पाया कि उड़ने के लिए इतना ज्यादा पॉजिटिव होना, महत्वाकांक्षी होना, दूसरे पक्षियों के बीच में लोकप्रिय होने का कोई सही तरीका नहीं है। उसके माता पिता भी जोनाथन को पूरे पूरे दिन अकेले कम ऊंचाई की बहुत सारी उड़ानें भरते देखते थे, हवा में तैरने का प्रयोग करते हुए देखते थे। उन्हें समझ नहीं आता था कि ये पागल हो गया है, इसको करना क्या है, क्यों इतने उड़ने की कोशिश करता है, क्यों इतने कलाबाजियां खाने की कोशिश करता है। जीवन का असली उपलब्धि तो केवल उड़ के मछली तक जाना है, ये क्यों इतनी कोशिश करता है। मिसाल के लिए हमारे मित्र जोनाथन को यह समझ में नहीं आता था कि जैसे जैसे वो समुद्र में
कम ऊंचाई पे उड़ता, मात्र इतनी ऊंचाई कि उसके पंख जो है वो थोड़ा बहुत सागर तल के ऊपर हो, इतनी ऊंचाई में वह जब उड़ता और थोड़ी देर के बाद अपने पंखों को पीछे कर लेता, तब भी ऐसा क्यों होता कि वो अपने पंखों को फैलाता नहीं था, फिर भी वो उड़ता रहता था। जैसे आपने कभी एक साइकिल रेस देखी हो, उस साइकिल रेस में आपने देखा होगा कि साइकिल चलाने वाला अपने शरीर को एकदम छोटा कर लेता है, कैसे कि उसके शरीर पे हवा का दबाव कम से कम पड़े और वह हवा को काटते हुए अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए आगे चले जाए। तो इस तरह से हमारा जोनाथन भी ये देखता था कि जब शरीर को किसी एक एंगल में मोड़ लेता हूं तो ऐसा क्यों होता है कि बिना पंख फड़फड़ाए मैं आगे तक निकल जाता हूं। बिना डैने हिलाए हवा में बहते चले जाने का अंत आम पक्षियों की तरह पैर नीचे किए समुद्र में छपछपाते हुए उड़ना नहीं था। समुद्री पक्षियों को आपने देखा होगा कि जैसे ही वो किनारे की तरफ आते हैं और समुद्र के पास, समुद्र के तल के पास आते हैं, वो अपने पंखों को रोकते हैं और अपने पैरों को नीचे उतार लेते हैं, जिसमें वो अपने पैरों को नीचे, पंजों को नीचे उतार लेते हैं, जिसमें वो आराम से समुद्र में बैठ जाए, समुद्र में स्टेबल हो जाए। हमारा जोनाथन कभी पैर नीचे करता ही नहीं था, वह तो केवल समुद्र के ऊपर ग्लाइड करता रहता था, उसे यही काम करने में मजा आता था। उसकी माँ हमेशा पूछती कि बेटा जोनाथन, तुम क्यों ये सब करते हो? तुम्हारे लिए झुंड के बाकी पक्षियों जैसा होना इतना मुश्किल क्यों है? तुम नीची उड़ानों को पेलिकन, एल्बेट्रॉस जैसे पक्षियों के लिए क्यों नहीं छोड़ देते? तुम क्यों ये सब चीजों करने की कोशिश करते हो? अक्सर हम माँ बाप के रूप में बच्चों के पंख उगने के पहले ही काट देते हैं। हम अपने बच्चों की तुलना बाकी सब बच्चों के लिए किससे करते हैं कि क्यों तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पे नहीं है, क्यों तुम्हारा ध्यान ऐसी चीजों पे नहीं है जो कल तुम्हें पैसा कमाने का साधन बन पाए, ऐसा ज्ञान लेने की तरफ तुम्हारा उत्सुकता क्यों नहीं है? हम अपने बच्चों को बचपन में ही मार देते हैं और केवल उनकी लाशें ही हमको जिंदा दिखती हैं, जिनमें कोई एम्बिशन नहीं होता। हम चाहते हैं ऐसे बच्चे पैदा करना जो हमारे ढर्रे पे हम चले, बिल्कुल हमारे ढर्रे पे वही चलें, क्योंकि हमें लगता है कि वह रोटी, कपड़ा और मकान ही जीवन का आखिरी उद्देश्य है। सारा समाज, सारा संसार केवल एक ही ढर्रे पे चल रहा है मास्टर्स। हमारा समाज, हमारे परिवार, हमारे नाते रिश्तेदार सब इस तरीके से बने हुए हैं कि इन रीति रिवाजों को पालन करते हुए हम भी एक आम आदमी जैसे अपना पूरा जीवन निकालें। हम में से कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो इन भौतिक सुख सुविधाओं की, भौतिक आवश्यकताओं से आगे की सोच पाता है। उसे अपने खाने पीने की, अपने कपड़ों की कोई चिंता नहीं होती, वो तो केवल अपने टारगेट, जीवन के उद्देश्य के लिए जीता है। जोनाथन की माँ बोलती है कि क्यों तुम दूसरे पक्षियों जैसे नहीं होते, क्यों तुम बड़े बड़े कर्तव्य बड़े पक्षियों के लिए नहीं छोड़ देते? हम तो केवल एक समुद्री पक्षी हैं जिनका काम है सुबह उठना और खाने तक पहुंचना। उसकी माँ कहती है कि तुम खाते पीते क्यों नहीं हो, तुम केवल हड्डी का एक ढेर जैसा बन गए हो बस। जोनाथन जवाब में कहता है कि मुझे सिर्फ हड्डियों और पंखों के ढेर में बदले जाने पर बुरा नहीं लगता माँ, मैं बस यह जानना चाहता हूं कि मैं हवा में क्या क्या कर सकता हूं, मैं केवल यही जानना चाहता हूं। उसके पिता ने कहा, इधर देखो जोनाथन, अब सर्दियां बहुत दूर नहीं है, नावें कम हो गई होंगी और सतह वाली मछलियां अब गहराई में चली जाएंगी। अगर तुम्हें जानना है तो खाने के बारे में जानो, खाना जल्दी से जल्दी कैसा इकट्ठा कर सकते हैं ये देखो, कैसे तुम सर्दियां आने के पहले अपने शरीर में खाना इकट्ठा करके ज्यादा से ज्यादा मोटे हो सकते हो, केवल इस बात पे ध्यान दो। याद रखो, उड़ान बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उड़ान को खाया नहीं जा सकता। जोनाथन ने अनमने ढंग से अपने पिताजी की बात पे सर हिलाया। अगले दिन कुछ दिनों तक उसने
अन्य सीगल, अन्य समुद्री पक्षी जैसे व्यवहार करने की कोशिश की। उसने सचमुच कोशिश की कि घाटों पर मछली पकड़ने वाली नाव के इर्द गिर्द वह घूमे और जो नाविक रोटी के टुकड़े, बासे टुकड़े उन सीगल के लिए फेंक देते थे, उस एक एक रोटी के टुकड़े के लिए सैकड़ों सीगल, सैकड़ों पक्षी आपस में लड़ते थे। उसने कोशिश की कि अपने पिताजी की बात मान लेता हूं और कुछ दिन इसी तरह से छीना झपटी और खाने पीने के लिए कोशिश करता हूं, लेकिन इससे उसका काम नहीं बना। मास्टर्स, ये कहानी उन लोगों के लिए है, यह कहानी हम में से उन लोगों के लिए है जिनके लिए आम जीवन जीना बहुत मुश्किल है, जो आम बन के नहीं जीना चाहते, जिनके अंदर कुछ उमंग है, कुछ उत्साह है, जिनके अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा है, जिनके अंदर कुछ महत्वाकांक्षा है। यह कहानी उनके लिए है जो अपनी सीमाओं को भी पार करने की कोशिश करना चाहते हैं और फिर एक नई सीमा बना लेना चाहते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो बार बार पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ये रीति रिवाज, ये कानून कायदे, इनको मानने की आवश्यकता क्या है, ये क्यों बनाए गए हैं। और मजे की बात यह है कि जितने रीति रिवाज, कानून कायदे जो भी हैं, वो एक आम व्यक्ति के लिए हैं, खास व्यक्ति हमेशा इनसे ऊपर निकल जाता है। तो हमारा जोनाथन लिविंगस्टन कुछ दिनों तक रोटी के टुकड़े छीनने की और सब समुद्री पक्षियों के साथ मछलियों को पकड़ने की, छीना झपटी करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरी में एक दिन इन सब चीजों को वो फिजूल समझ लेता है। एक दिन वह सोचता है कि यह सब कितना बेकार है, बेमतलब है। उसने मुश्किल से हासिल की हुई एक छोटी सी रोटी के टुकड़े का, छोटी सी मछली का हिस्सा जो उसके मुंह में था, और उसके पीछे एक दूसरा समुद्री पक्षी उसी मछली को खींचने की कोशिश में उसके पीछे उड़ता आ रहा था। जोनाथन ने फ्रस्ट्रेट होके उस टुकड़े को छोड़ दिया और फिर आगे निकल गया। जोनाथन यह सोचता था कि कितना कुछ है सीखने के लिए, मैं इतना समय, इतना हफ्ता मैंने खराब किया इन मछलियों को पकड़ने में। इस समय को अगर मैं उड़ने में, सीखने में लगा देता तो कितना कुछ सीख लेता। इसके बाद जोनाथन सीगल जल्दी ही फिर एक बार अकेले निकल पड़ा, फिर अपनी उसी खोज में, दूर समुद्र में, बिना खाए पिए, खुश और सीखने के, कुछ नया सीखने के उद्देश्य से। सबक रफ्तार का था और हफ्ते भर के अभ्यास में उसने रफ्तार के बारे में इतना सीख लिया कि आज तक के इतिहास में कोई समुद्री पक्षी उड़ान के बारे में, उड़ने के बारे में इतना नहीं सीख पाया था। 1000 फीट की ऊंचाई पर, पिछली बार वो 100 फीट की ऊंचाई पर था, इसने अपने आप को फिर चैलेंज किया कि जब 100 फीट पहुंच सकता हूं तो 1000 फीट क्यों नहीं। 1000 फीट की ऊंचाई पर वो गया, अपने पंख को भरसक तीव्रता से फड़फड़ाते हुए उसने नीचे लहरों की तरफ देखा और लहरों की तरफ बिजली की तेजी से गोता लगाया। इसके बाद उसने जाना कि समुद्री पक्षी क्यों बिजली की तेजी से सीधे ताकतवर गोता नहीं लगाते। 6 सेकंड में वह 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच गया, जिस रफ्तार पर उड़ने में डैने, पंख फड़फड़ाने लगते हैं। मास्टर्स, जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो कुदरत भी हमारा इम्तिहान लेती है, यह देखने के लिए कि हम पात्र हैं अथवा नहीं। जोनाथन लिविंगस्टन सीगल जब 1000 फुट की ऊंचाई पे गया, ऐसी ऊंचाई जहां तक आज तक कोई भी समुद्री पक्षी नहीं गया था, उस ऊंचाई पे गया, उसने जब नीचे देखा और नीचे की तरफ जब उसने गोता लगाया तो उसके पर फड़फड़ाने लगे, थरथराने लगे। कितनी बार ऐसा होता है मास्टर्स हमारे साथ कि हम अपने जीवन में कुछ एक नई कोशिश शुरू करते हैं, एक नई सब्जी बनाने की कोशिश करते हैं, एक नया खेल खेलते हैं, एक नया चित्र बनाने की कोशिश करते हैं, एक नया काम शुरू करते हैं और एक छोटी सी शुरुआती गलती, गड़बड़ी
या विफलता के बाद वह सब छोड़ देते हैं। हमारा जोनाथन लिविंगस्टन सीगल हमेशा नए नए कोशिशें करता है। 1000 फीट की ऊंचाई से जब वो ऊपर उड़ता है और उसके बाद नीचे आता है तो उसके डेने फड़फड़ाने थरथराने लगते हैं। उसे समझ में आता है कि सीगल, आम सीगल का शरीर इतनी ऊंचाई तक उड़ने के काबिल नहीं है। पहले 1000 बार ऐसा ही होता है। चाहे वह जितना भी ध्यान रखता, अपनी क्षमता के सबसे ऊंचे स्तर पर काम करते हुए वह तेज रफ्तार में अपना नियंत्रण खो बैठता। पहले 1000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचो, पूरी रफ्तार से सीधे उड़ो, फिर फड़फड़ाते हुए सीधे नीचे गोता लगाओ। फिर हर बार जब उसका लेफ्ट पंख रुक जाता तो वह लेफ्ट साइड उसके पूरा शरीर गोल गोल घूमने लगता। वह कोशिश करता, राइट पंख को ऊपर उठाता, राइट पंख को बंद करता तो राइट साइड उसका शरीर गोल घूमता। उसका शरीर केवल एक चक्री के जैसे घूम रहा था, बिना किसी कंट्रोल के। डेनों को ऊपर उठाते समय वह जितनी भी सावधानी बरतता वह कम पड़ती। इस बार उसने कोशिश की और 10 में से 10 बार 70 मील प्रति घंटा की रफ्तार से गुजरते समय वह नियंत्रण से बाहर हो गया और पंखों का ढेर बन जाता और पानी के सतह पे गिर पड़ता। कितनी बार हमारे साथ यही होता है मास्टर्स, कि हम नया कुछ शुरू करते हैं और गिर जाते हैं और हार मान लेते हैं, परंतु ज्यादातर ऐसा नहीं है। पानी से पूरी तरह भीगकर उसने सोचा कि इस गुत्थी का हल तो यही होगा कि तेज रफ्तार में पंखों को स्थिर रखा जाए, पंख फड़फड़ाकर 50 मील प्रति घंटा की रफ्तार हासिल कर ली जाए और उसके बाद पंखों को बिना हिलाए पंखों को स्थिर रखा जाए। अब उसने 2000 फीट पे फिर कोशिश की और गोल गोल घूमते हुए गोता लगाकर चोंच सीधी नीचे की तरफ और देने पंख पूरे बाहर की तरफ फैलाते हुए 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार को पार कर लिया। बहुत ताकत लगी परंतु वह काम कर गया। 10 सेकंड में वह 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से फरफराते हुए निकल गया। जोनाथन ने समुद्री पक्षियों की रफ्तार का विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया था। हम जब हार जाते हैं, जब हम हार मान लेते हैं, उस समय जब हम में से कोई एक व्यक्ति वापस उठता है और फिर से जोर आजमाइश की कोशिश करता है तो वह फिर आप उस कोशिश में सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन यह विजय क्षणिक साबित हुई। जिस क्षण उसने गोते से बाहर आने की शुरुआत की और अपने पंखों का एंगल बदला, वह फिर उसी भयानक अनियंत्रित संकट में जा फंसा और 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार पर वह समुद्र से जा टकराया। वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो काफी अंधेरा हो चुका था और चांदनी समुद्र पर तैर रहा था। उसके पंख खुरदुरे हो गए थे। उसकी पीठ पर लेकिन असफलता का बोझ बाकी सब बोझ से सबसे ज्यादा भारी था। उस नाजुक पल में उसने इच्छा की कि काश इसी समुद्र में डूब जाऊं और अपने जीवन को खत्म कर लूं। पानी में नीचे डूबते हुए एक अजीब सी खोखली आवाज उसे अपने अंदर सुनाई दी कि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैं समुद्री पक्षी हूं, प्रकृति ने मेरी सीमा तय करके रखी है। अगर मेरे नसीब में उड़ान के बारे में इतना सब लिखा होता तो मेरे दिमाग में उस उड़ान के नक्शे होते। अगर मेरी प्रकृति में रफ्तार से उड़ना लिखा होता तो मेरे पंख बड़े बड़े नहीं, चील के जैसे छोटे छोटे होते। मेरे पिता सही थे। मुझे इस बेवकूफी को भूल जाना चाहिए। मुझे उड़कर वापस अपने झुंड के बीच चले जाना चाहिए। जिस हाल में हूं उस पर संतोष कर लेना चाहिए। जब भी हम असफल होते हैं मास्टर्स, तो एक आवाज हमारे अंदर आती है कि तुम काबिल नहीं हो, तुम फालतू में ये कोशिश कर रहे हो। जितना तुमने कर सकते थे, जितनी तुम्हारे पास प्रतिभा थी, उतना तुम हासिल कर चुके हो।
अब इसके आगे तुम्हारी कोई प्रतिभा नहीं है। ऐसा ही हमारे जोनाथन के साथ हो रहा है। यह आवाज धीरे धीरे मंद होती गई। जोनाथन ने इस आवाज को मान लिया। रात के समय समुद्री पक्षी की जगह किनारे पर होती है। हमारे जोनाथन ने प्रतिज्ञा कर ली कि वह अब जीवन भर किनारे पर ही रहेगा। उसने थके हारे ढंग से खुद को अंधेरे से ग्रस्त पानी के बाहर धकेला और जमीन की तरफ उड़ चला। मेहनत बचाने वाली कम ऊंचाई की उड़ान के बारे में उसने जो सीखा था वह उसके लिए आभारी था। अब उसने सोच लिया कि यह आखिरी जंग भी मेरी खत्म हो गई। जितना कुछ मैंने सीखा था उस ज्ञान के लिए मैं आभारी हूं। अब इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन नहीं, उसने सोचा कि जो मैं था वह मैं छोड़ चुका हूं। वह जो मैंने सीखा था अब मैंने खत्म कर दिया है। मैं दूसरे समुद्री पक्षियों जैसा ही एक समुद्री पक्षी हूं और उन्हीं की तरह उड़ान भरूंगा। लिहाजा वह तकलीफ के साथ 100 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा और सागर तट पर बढ़ते हुए उसने अपने पंख हिलाए। झुंड का एक और हिस्सा बने रहने के अपने फैसले पर उसे अब बेहतर महसूस होने लगा। यही होता है, हम हार मान लेते हैं और हम फिर उसी भीड़ में वापस चले जाते हैं। अब उस शक्ति से उसका कोई संबंध नहीं रह जाएगा जो उसने सीखने के लिए उकसाती थी, और कोई चुनौती नहीं रह जाएगी, ना कोई विफलता। यह सोचना बंद करके समुद्र तट के ऊपर झिलमिलाती रोशनियों की तरफ अंधेरे को चीरते हुए उसने चले जाना, बस यही था। परंतु अंदर से एक आवाज आई कि जोनाथन, तुम अंधेरे में उड़ रहे हो। तुमको पता है समुद्री पक्षी कभी अंधेरे में नहीं उड़ते। जोनाथन थका हुआ था, सतर्क नहीं था कि वह सुन पाता। यह सुंदर है, उसने सोचा। चांद और पानी पर झिलमिलाती रोशनियां, रात में किरणों की नन्ही नन्ही पगडंडियां बनाती हुई, सब कुछ शांत था और स्थिर था। एक आवाज अंदर से फिर आई कि जोनाथन, नीचे आओ। तुम समुद्री पक्षी हो। समुद्री पक्षी रात को नहीं उड़ते। अगर तुम रात में बड़े उड़ने के लिए पैदा हुए होते तो तुम्हारी आंखें उल्लू के जैसी होती, दिमाग में नक्शे होते, तुम्हारे पास बाज जैसे छोटे छोटे पंख होते। रात में वहां जमीन से 100 फीट ऊपर जोनाथन लिविंगस्टन सीगल की आंखें झपकी। उसका दर्द और उसके संकल्प सारे गायब हो गए। मास्टर्स, आज पहला दिन है, हम यहीं तक रखते हैं। कल से हम और आगे बढ़ेंगे। हमने अभी तक यह समझा कि जोनाथन लिविंगस्टन सीगल एक नई कोशिश कर रहा है, परंतु कोशिश में सफल नहीं हो पा रहा है। अपने झुंड से अलग अपने आप की एक नई आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहा है, परंतु सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। कल हम इस कहानी को और आगे पढ़ते हैं और आगे समझते हैं। आप लोग ने मुझे शांति से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। कल हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। यस सर, ओवर टू यू। आइए सर, मेडिटेशन कर लें। मेडिटेशन कर लेते हैं थोड़ी देर। जी मैं गाइड कर दूं? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप करिए। शेयरिंग भी आपके हाथ में। कोई कुछ बोलना चाहेगा अपनी तरफ से? 2-3 मिनट हम कुछ सुन लेते हैं। हाँ जी सीमा जी, बोलिए। बहुत ही बढ़िया कहानी है, बहुत अच्छी कहानी लगी, और ये हमारी जीवन से रिलेटेड है पूरी की पूरी। अगर इसे थोड़ा ध्यान दिया जाए तो हमारे आसपास भी यही हो रहा है, हमारे आसपास क्या, हमारे घरों में भी यही हो रहा है।
तो हम लोगों को भी थोड़ा इससे सीख लेते हुए अपनी सोच को आगे बढ़ाना है। ये ज्ञान मुझे थोड़ी सी कहानी में ये प्राप्त हुआ है। अब आगे देखते हैं होता है क्या। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? मास्टर, शेयरिंग जो होता है ना, हम मंदिर जब जाते हैं तो हम भगवान को नैवेद्य अर्पण करते हैं और बदले में हमें प्रसाद मिलता है। तो मैंने जब आप लोगों के सामने कुछ रखा है तो मैं सोचता हूँ प्रसाद रूप में जो भी मिले उसमें मुझे खुशी होगी। हम जब भी किसी मीटिंग में जाएं, हम अगर कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो उस मीटिंग में जो भी अच्छा लगता है उस पे हमें 2 शब्द हमेशा कहने चाहिए। इससे जो व्यक्ति एफर्ट लगाता है उसका उत्साहवर्धन होता है, उसको लगता है कि मैंने जो बोला उसकी कुछ वैल्यू है, वो किसी ने सुना। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि आप कैमरे ऑन रखें। कैमरे ऑन रख के मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, मेरी बात को कोई सुन रहा है। आप सब लोग अपने दिन का व्यस्ततम समय हमारे साथ यहाँ लगा रहे हैं, इसका मतलब ये बात तो पक्की है कि कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए हैं। तो फिर कैमरा बंद रख के क्या अर्थ है, क्या प्रयोजन है? क्या हम जब आपके घर पे मीटिंग करते और आज मीटिंग में 17 लोग हैं, तो मैं जब मीटिंग करता तो क्या आप पर्दे में अपना मुंह छुपा लेते या आपके और मेरे बीच में कुछ पर्दा रहता? तो जैसा वहां पे है वैसा यहाँ पे भी होना चाहिए, है ना? आप ओपन करके रखिए और एक जवाबदारी आपके पास रहेगी मास्टर। जब आप कैमरा ओपन करेंगे तो आपको भी पता रहेगा कि मुझे स्थिरता पूर्वक बैठना है, क्योंकि आपको और भी लोग देख रहे हैं। जैसा कि हम ऑफलाइन मीटिंग में एक दूसरे को देख पाते, ऐसे ही ऑनलाइन मीटिंग में एक दूसरे को देख पाते हैं मास्टर्स। तो इससे आपका भी फायदा होता है। आप वह चोरी नहीं कर पाते जो चोरी हम कैमरा बंद करने के बाद अक्सर कर लेते हैं, कि कैमरा बंद होता है, हम अपने दूसरे काम करते रहते हैं। तो इसमें सबका फायदा होता है मास्टर्स। तो कोशिश करें कि कैमरा हमेशा ऑन रखें। और यह केवल मेरी मीटिंग के लिए नहीं है, एक आदर पूर्वक या आदर दिखाने के लिए कि आप जिस भी मीटिंग को अटेंड करें, उस मीटिंग का जो भी ऑर्गेनाइजर है उसकी तरफ आदर दिखाने के लिए, अपना समर्पण दिखाने के लिए हमेशा कैमरे को ऑन रखें। हम मेडिटेशन के लिए शुरुआत करते हैं। थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन के लिए तैयार हो? हम में से काफी लोग मेडिटेशन को, ध्यान को अभी भी किसी तरह का कोई साधना मान के करते हैं, कि साधना पूर्वक कुछ कठिन तपस्या आपको करनी है, अथवा कुछ पाना है, या रीढ़ की हड्डी में एक कुछ ऐसा जो चक्र में ऊर्जा है जिसे ऊपर जाना चाहिए। जब भी हम ध्यान को किसी कारणवश करेंगे, किसी प्रयोजनवश करेंगे, जब भी ध्यान को कुछ पाने की इच्छा से करेंगे, वह पाने की इच्छा हमेशा दिमाग के कोने में घंटी बजाती रहेगी, अलार्म बजाती रहेगी। जितना मैंने ध्यान को समझा है वह यह है कि ध्यान कुछ पाने के लिए नहीं करना चाहिए, ध्यान का कोई पर्पस भी नहीं होना चाहिए। यहां तक कि मैं शांत हो जाऊं ध्यान में, या ध्यान में मैं रिलैक्स हो जाऊं, इसकी भी कामना नहीं करना चाहिए। ध्यान में मिलता सब कुछ है, हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, परंतु मिलता उसको है जिसकी कोई आकांक्षा नहीं होती, जिसकी कोई इच्छा नहीं होती। यह बड़ा विरोधाभासी है। एक दूसरे हमको लगता है कि कैसे ऐसा होगा कि जब हम कुछ मांगेंगे नहीं तो मिल जाएगा। आप कोशिश करके देखें, आज आप और हम ध्यान करेंगे। इस आधे घंटे के ध्यान में हमारा कोई पर्पस नहीं होगा, हमें कुछ चाहिए नहीं होगा, कहीं पहुंचना नहीं होगा, कुछ पाना नहीं होगा। हम केवल एक ही चीज पे फोकस करेंगे कि जो भी विचार आए उसे हम छोड़ देंगे, जो भी इच्छाएं हो उसे हम छोड़ देंगे,
त्याग देंगे और बिना किसी आस के, बिना किसी उम्मीद के बैठ जाएंगे। ध्यान करना शब्द भी विरोधाभासी है, क्योंकि ध्यान में करने जैसा कुछ भी नहीं होता। करने के लिए भी कुछ करना पड़ता है, परंतु ध्यान करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं और बिना किसी इच्छा के बैठ जाते हैं, वह स्थिति ध्यान की स्थिति होती है। आप लोग अपनी कुर्सी पे बैठे हैं, पैरों को क्रॉस कर लें। जिस व्यक्ति ने भी चश्मा पहना है उसे चश्मे को हटा लें। अपने मोबाइल को कुछ समय के लिए स्विच ऑफ कर लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आपके परिवार के सदस्य किसी काम के लिए बुलाएं, पहले ही उनसे आधे घंटे के लिए क्षमा मांग लें। आधे घंटे के लिए आप कुछ भी नहीं करेंगे। फोन आपके स्विच ऑफ हो चुके हैं। दोनों पैरों को क्रॉस कर लें, दोनों हाथों की उंगलियों को क्रॉस कर लें। हम अपने शरीर को ध्यान के लिए तैयार करेंगे। जिस भी आसन में आप बैठे हैं, आराम से टिक के बैठ जाएं। अपने कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे की तरफ खींच लें। छाती को एक बार ऊपर उठा लें। कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे खींच लें, छाती को आगे खींचते हुए ऊपर उठा लें और अब अपने शरीर को शिथिल हो जाने दें। अपने शरीर को छोड़ दें। शरीर को कुर्सी पे ही गिर जाने दें मास्टर्स। सब कुछ छोड़ के शरीर को गिर जाने दें। जितना ज्यादा आप अपने शरीर को ढीला छोड़ पाएंगे, जितना ज्यादा अपने शरीर को, शरीर से अपना ध्यान हटा पाएंगे, उतना आसानी से ध्यान में प्रवेश हो जाएगा। इसलिए शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। शरीर से कोई काम नहीं लेना है। यह कोई साधना या कोई तपस्या नहीं है। प्रेम पूर्वक अपने साथ हो जाना है। एक बार शरीर को थोड़ा सा हिला लें। पैरों की उंगलियों, पैरों के तलवों, पिंडलियां, घुटने, जांघें, हाथों की उंगलियां, कलाइयां, बाहें, भुजाएं, कंधे, सबको थोड़ा सा हिला लें। अपने पेट को, नाभि स्थल को, वक्ष स्थल को, कंधों को थोड़ा सा हिला लें। गर्दन को थोड़ा सा हिला लें। अंदर बैठा हुआ जो भी तनाव है यह निकल जाने दें। अपने सिर को थोड़ा सा हिला दें। जो भी दिन भर का तनाव है उसे निकल जाने दें। और अब धीरे धीरे शरीर को छोड़ दें। अपनी तरफ से कोई भी प्रयास नहीं करना है। शरीर को शिथिल हो जाने दें। शरीर को रिलैक्स हो जाने दें। कोई प्रयास नहीं, कोई कोशिश नहीं, कहीं जाना नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कुछ खोजना नहीं, कोई दरखास्त नहीं है, कोई कामना नहीं। जो भी होता है हो जाने देना। हर एक गतिविधि से अपने आप को हटाते जाना है। शरीर को
छोड़ देना है। मन में चलते हुए विचार, यह भी शरीर का एक हिस्सा ही है। इस हिस्से को भी छोड़ देना है। जो भी विचार आपको आते हैं उन्हें आने देना है और उन्हें गिरा देना है। यह मेरा नहीं है, यह विचार मेरा नहीं है। इस विचार को मैं छोड़ता हूं। यह विचार मेरा नहीं है, इसे मैं छोड़ता हूं। छोड़ दिया, इस विचार को छोड़ दिया। हर विचार के बाद यही कहें कि इसे छोड़ दिया, छोड़ दिया। हर विचार को छोड़ते जाएं। विचार तक जाने की कोशिश ना करें। जो भी विचार आता है उसे छोड़ते जाएं, इसी तरीके से छोड़ते जाएं। तटस्थ बैठे रहें। जो भी आता है उसे छोड़ते जाएं। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल छोड़ देना है और छोड़ने का भी प्रयास नहीं करना है। सब अपने आप ही छूटता जाता है। पकड़ने का भी प्रयास होता है, परंतु छोड़ने का कोई प्रयास नहीं होता। छूटना तो अपने आप हो जाता है। और जो भी होता है उसे हो जाने देना। और यह भी मुश्किल हो तो एक सामान्य सी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को देखते रहें। आती हुई श्वास अपने आप आती है, जाती हुई श्वास अपने आप चली जाती है। इसे देखते रहें। जैसे पेड़ का पत्ता हवा में हिलता है, हवा जहां जाती है वह उस तरफ चला जाता है। इस तरह से श्वास जहां भी जाए उसके साथ चले जाएं। आती है तो आ जाएं, जाती है तो चले जाएं, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी प्रयास के।
Last 1 minute. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. दोनों हाथों की उंगलियों को आंखों पे रखें। और इसी अंधेरे में धीरे धीरे आंखें खोलें। ध्यान में किसी तरह की जबरदस्ती ना हो। अगर आंखें खुलने के लिए तैयार ना हो तो कभी आंखों को खोलने का जबरदस्ती कोशिश नहीं करनी चाहिए। थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। शरीर अगर हिलने के लिए तैयार ना तो जबरदस्ती ना करें, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अपने आप धीरे धीरे आप वापस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे। ओवर टू यू अभिषेक सर। बहुत बहुत धन्यवाद आयुष जी, बहुत अच्छा ध्यान करवाया आज आपने। और ध्यान के साथ जो स्वाध्याय का सेशन रहा वो भी काफी अच्छा रहा। और मास्टर्स अब अगले लगभग 7-8 दिन इसी तरह आयुष जी अपन को ध्यान और स्वाध्याय साथ में देते रहेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप उसका हार्ड कॉपी जरूर अवश्य निकलवा लें और साथ में पेन लेके बैठे, एक नोटबुक और पेन लेके बैठे, जिससे आयुष जी जो अपन को बता रहे हैं, जिस तरीके से ज्ञान दे रहे हैं, तो ज्ञान को अपन आगे किसी को भी बांटने के लिए तो एक सपोर्ट बना रहेगा उसके लिए। तो अपन वो ज्ञान को बांटने के लिए, क्योंकि अपन को ज्ञान लेना है और आगे भी बांटना है, तो अपन उसके लिए प्रिपेयर रहें। और बस यही कहना चाहूँगा आयुष जी, आज बहुत अच्छा ध्यान भी करवाया आपने, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। और काफी समय बाद इस लंबे ध्यान का एक अनुभव हुआ, साइलेंस मेडिटेशन का एक अनुभव बहुत अच्छा है, अपने आप में ही एक बहुत अच्छा अनुभव है साइलेंस मेडिटेशन का। और क्योंकि मेरी शुरुआत भी साइलेंस मेडिटेशन के थ्रू और आप ही के साथ हुई थी, तो आज वो पुराने दिन मेरे को फिर याद आ चुके हैं। जिस तरीके से आपने मेडिटेशन करवाया आपका साथ वो दिन, और राघव राव जी का साथ, वो आज फिर याद आया मेरे को। और काफी अच्छा मेडिटेशन करवाया आज आपने। और किसी को मेडिटेशन के बारे में शेयर करना है आयुष जी के लिए तो बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं। सभी मास्टर से एक अनुरोध है कि कल बिल्कुल टाइम पे 9 बजे ही सेशन चालू हो जाएगा, और अवश्य 9 बजे ही आप लोग सब ज्वाइन कर लें। संजय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सॉरी, सीमा जी, अनम्यूट कर लीजिए। आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा और मतलब काफी डीप मेडिटेशन हुआ और अच्छा लगा। और आज का ज्ञान भी बहुत ही बढ़िया था। बहुत बहुत धन्यवाद आयुष जी का। आगे भी इसी तरह हमें ज्ञान बांटते रहें और हम ज्ञान ग्रहण करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच।
कल सर हम 9 बजे शुरू कर देंगे, हम वेट नहीं करेंगे, है ना। जो भी आना चाहते हैं वो 9 से थोड़ा पहले आए, 9 पे एग्जैक्ट हमारा सेशन शुरू हो जाए। कल हम मेडिटेशन के साथ शुरू करते हैं। हम हाफ एन आवर मेडिटेशन करेंगे और उसके बाद स्वाध्याय करेंगे। चलेगा सर? बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मास्टर्स। चलिए, थैंक यू। कल मिलते हैं 9 बजे, हम एग्जैक्ट शुरू कर देंगे। आप लोग सब थोड़ा पहले आने का प्रयास कीजिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।